हाय हाय फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र में एक और विधा है जिसे सोशल वर्क समाज कार्य कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे समाज कार्य की अवधारणा। हम सभी जानते हैं समाज कल्याण एक प्रमुख विषय है। समाज कल्याण हर सरकार का कर्तव्य है, हर राजा का कर्तव्य है और उसी से जुड़ा है हमारा आज का विषय समाज कार्य। समाज कल्याण का जब प्रश्न आता है या समाज कल्याण का जब प्रश्न होता है तो उसका मुख्य आधार दूसरों का भला या कल्याण करना अर्थात परोपकार की प्रवृत्ति है। इसमें कुछ अलग अलग कारक शामिल हैं। इसकी प्रवृत्ति के वशीभूत कोई भी व्यक्ति इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पानी में कोई डूब रहा है और अनजान व्यक्ति उसको देख के डूबने से बचा लेता है। या अभी कोरोना काल में जब मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली से बड़े बड़े औद्योगिक नगरों से लोगों ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। लोगों को लग रहा था कि अब हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ अफवाहें फैली कि कोरोना के चलते लॉकडाउन फॉरएवर हो गया, एक लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक। और जीवन यापन जहाँ पे वो कार्यरत थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने बहुत साल पहले पलायन करके आए थे, अपना घर छोड़ के आए थे, उस वक्त उनको लगा कि इस अंतिम समय में हम अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाएं। इसलिए आप देखिए 1000 किलोमीटर की यात्रा भी उन्होंने भूखे प्यासे पैदल चलना शुरू कर दी। उस समय बहुत से समाज सेवी थे जिन्होंने उनको भोजन भी दिया, उनके लिए व्हीकल भी उपलब्ध कराए, जिसमें अभिनेता सूद को तो हम सभी जानते हैं, सुनील सूद ने करा। कई एजेंसियों ने, कई हर शहर में छोटे छोटे रोटरी है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, सुनील सूद है, इन सब ने, महिंद्रा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की। अर्थात अपनी जान की परवाह करके जलते घर में से लोगों को निकाल लाना, ये समाज कल्याण कहलाता है, एक मनोप्रवृत्ति है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में समाज कल्याण शासकीय नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। अगर कहा जाए हजारों साल पुरानी परंपरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में जितनी पुरानी परंपरा है उतना ही इसका दर्शन भी पुराना है, फिलॉसफी भी इसकी पुरानी है। जब हम देखते हैं बहुत से, जैसे ऋग्वेद में एक पंक्ति है, एक श्लोक है, मां प्रणंतो दुरित मेन आरन, मां प्रणंतो दुरित मेन आरन। अर्थात दानी कभी दुख नहीं पाता, जो दान करता है वो कभी भी दुख नहीं पाता, उसे कभी भी पाप नहीं गिरता। यानी दान करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ये ऋग्वेद की अवधारणा है, दर्शन है, ऋग्वेद की फिलॉसफी है। एक बहुत, ये हमेशा हम सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखै भागम भवेत्। ये उपनिषद में है। अर्थात विश्व भर में सभी जब सुखी, स्वस्थ और निरोगी होंगे, सभी का कल्याण होगा, कभी किसी को कोई दुख ना हो। ये हमारे उपनिषद की फिलॉसफी है, उपनिषद की अवधारणा है। वसुधैव कुटुम्बकम, भारत में तो कहा गया है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, मेरा अपना घर नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम। एक और है, तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, ये यजुर्वेद की पंक्ति है, तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, अर्थात मेरा मन कल्याण में संकल्पों वाला होना चाहिए। यजुर्वेद कहता है व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए, कल्याण में संकल्प वाला होना चाहिए। सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। अब इतनी पुरानी, आप सोचिए कि कितनी साल पुरानी है। तो समाज कार्य भारत में आज से नहीं, काफी पहले से है। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, राजा महाराजा मंदिर बनाते थे, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनाते थे, जिसके माध्यम से दान होता था और लोगों को सभी कुछ मिले। समाज कल्याण के केंद्र थे। मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर की स्मृतियां, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सब में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं समाज कल्याण की बात मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है। अशोक, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, राजा भोज, ये नामी ग्रामी राजा हैं जिन्होंने समाज कल्याण किया, समाज कल्याण के क्षेत्र में
लोगों को अपने परोपकार से लोगों का भला किया। लेकिन अगर देखें समाज सुधार का पहला ठोस कदम भारत में स्वतंत्र भारत के काफी पहले राजा राम मोहन राय ने उठाया था, जब उनके प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम सन 1828 पारित हुआ और हिंदू विधवाओं को जीवित जला देने की अमानवीय गैर कानूनी प्रथा घोषित की गई। सती प्रथा हिंदू महिला को उसके पति के मरने के बाद जबरदस्ती जला दिया जाता था जीवित। इस अमानवीय प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से राजा राममोहन राय ने। इसी तरह से बंगाल में पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम है, जो एक प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और सिविल मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, जिन्होंने विधवाओं, अछूतों और अनाथ बच्चाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया, मतलब विधवाओं के लिए भी काम किया इन्होंने, अछूतों के लिए भी काम किया, और जो अनाथ बच्चे थे उनके कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया और एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसी तरह कोल्हापुर महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू महाराज थे, वो शासक थे वहां के, लेकिन अछूतोद्धार और गरीब बच्चों की शिक्षा का विशेष उनका नाम जाना जाता है। एक हमारे यहाँ हो गए न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे। आपने 1875 में भारतीय सामाजिक सभा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जिसने पूरे देश में समाज सुधार का आंदोलन चलाया। इसके बाद एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1857 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने धार्मिक सुधार के साथ साथ समाज सुधार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी ये संस्था चल रही है। स्वामी विवेकानंद से हम सभी परिचित हैं, जिन्हें पूरे विश्व को धार्मिकता, महान सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के साथ साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य था कुरीतियों का विरोध करना, शिक्षा और जनस्वास्थ्य के कार्यक्रम उन्होंने किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी समाज सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की रचना की है, उनकी बात की है। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनने समाज सुधार को महत्वपूर्ण माना और नशा मुक्ति, अस्पृश्यता निवारण, ये उनके एजेंडे में प्राथमिकता भी थी। उन्हीं के अनुयायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमृतलाल ठक्कर, ठक्कर बापा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने किसान, हरिजन, आदिवासी, भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने में विशेष योगदान दिया। गांधी जी का तो सामाजिक विकास का जो संपूर्ण मॉडल है वो हम देख ही रहे हैं। B.R. अम्बेडकर ने भी समाज कार्य के लिए बहुत काम किया है। तो वास्तव में समाज कल्याण का प्रश्न अगर जो आता है उसमें यह है कि दूसरों का भला करना और परोपकार की प्रवृत्ति होना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे परोपकार की जो मूल प्रवृत्ति है, इसको हमको लोगों के जीवन में देखने को मिलती है कि कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अब समाज कल्याण औरों की सेवा से क्या तात्पर्य है? समाज कल्याण अर्थात दूसरों की सेवा से क्या तात्पर्य? भूखे को भोजन देना, कोड़ियों के घाव धोना जैसी शारीरिक भौतिक सेवाएं मात्र क्या समाज कल्याण है? इसके लिए जब हम देखते हैं तो भारत की कुछ विभिन्न विचारधाराएं आती हैं, जिनके माध्यम से सेवा कार्यों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। पहली एक विचारधारा है भारत में धर्म आधारित समाज कल्याण। भारत में जो बहुत से धर्म हैं, मूलतः हिंदू तो है ही, हिंदू धर्म के बाद में जैन, बौद्ध, सिख, ये ईसाई बाहर से आया और इस्लाम बाहर से आया, पारसी, यहूदी। इन सभी धर्मों में परोपकार जो है, दान की महिमा और परोपकार का विस्तृत वर्णन है और मानव सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में निरूपित किया गया है। इसलिए आप देखें हमारे जितने भी धर्म हैं, सभी में धार्मिक संगठन जितने भी हैं वो अनाथालय, अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, लंगर, निर्धन, कमजोर वर्गों के लिए सेवा करते हैं। अमृतसर का गुरुद्वारा तो लाखों लोगों को रोज लंगर कराता है। सिडनी के साइंस संस्थान जाएं, चाहे बेंगलुरु पुट्टपर्थी वाला जाएं या फिर शिरडी में, वहां पे भी यही व्यवस्था देखने को मिलेगी। वैष्णो देवी में फ्री भोजन मिलता है। ये सारे जो हैं ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं धर्म संगठन। अभी कोरोना काल में इन सभी मंदिरों ने लोगों को निःशुल्क, चाहे वो तिरुपति जी बालाजी हो, शिरडी संस्थान हो, सभी जगह निःशुल्क लोगों की सेवा की गई। गुरुद्वारे तो इसके लिए प्रमुख है। तो यहाँ ये जो है वास्तव में धर्म की दृष्टि से नहीं, इसमें तटस्थ है, वस्तुनिष्ठ भाव है। समाज कल्याण यहाँ पुण्य प्राप्ति नहीं बल्कि मानव सेवा का साधन है। इसलिए आप देखेंगे भारत में भारत सेवक समाज है, भारतीय समाज कल्याण परिषद है, हेल्पेज इंडिया है, भारतीय बाल कल्याण है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। ये बहुत से उदाहरण हैं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो जब भी कोई आपदा आती है सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना में परेशान हो लोग, ये सबसे आगे पहुंचते हैं। भारत सेवक समाज भी इसी तरह से सबसे आगे। दूसरा है राजनीति मूलक समाज कल्याण। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र मानता है माना जाता नहीं है। यहाँ अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं और सब दावा करते हैं हमारा अंतिम लक्ष्य समाज सेवा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आप पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस या डीएमके, जितनी भी पार्टियां हैं, इस सब का दावा है कि हम तो समाज सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ये कहते हैं हमारा एक साधन है, लेकिन वस्तुतः इनके सामाजिक दर्शन में राजनीतिक दर्शन का ही दिखता है। लेकिन फिर भी ये लोग युवाओं को, महिला, श्रमिक, इनकी जो अलग अलग विंग्स हैं उनके माध्यम से अभी कोरोना काल में सबने मदद की है लोगों की। तो राजकीय समाज कल्याण। अब एक आता है तीसरा जो घटक है, राज के 3 घटक हैं, हम तभी जानते हैं, विधायिका है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के माध्यम से, उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये प्रमुख हैं, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, विकलांगों को, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग के हित के लिए बहुत से प्रोग्राम किए। आपने देखा होगा आजकल चाहे जितने भी सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन वगैरह, इनमें विकलांगों के लिए पेयजल के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। फिर एक आता है आपका समाज कल्याण एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ यानी भारत में 12 लाख से अधिक अशासकीय संगठन है जो देश के कोने कोने में सक्रिय है, और समाज कल्याण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो ये इनसे बचा हो। ये बराबर करते हैं, इनके अपने अलग साल भर गतिविधियां चलती रहती हैं और अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते रहते हैं। व्यक्ति आधारित समाज कल्याण। अब कुछ हमारे यहाँ देश में ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं जो समाज कल्याण में जी जान से लगे हैं और वो अपने संगठन के रूप से करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, अन्ना हजारे से हम सभी परिचित हैं। पर्यावरण, अन्ना हजारे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की बात कर रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए बड़े बड़े जो बांध बनाए जा रहे हैं, परियोजना, विद्युत परियोजना, उसका विरोध किया। नदी संरक्षण की बात की। बाबा आमटे तो आप जानते ही। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं समाज कल्याण का। अब समाज कल्याण वास्तव में क्या है? एक पद्धति है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता का एक वर्ग है जो वृत्तिक या व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। वृत्तिक सामाजिक समाज कार्य यानी समाज कल्याण की एक पद्धति, एक मेथड है जिसका उद्भव 17वीं शताब्दी में के आसपास इंग्लैंड में हुआ था और जो आज अमेरिका, भारत सहित विश्व के सभी देशों में प्रचलित है। इसमें समाज कार्य को चिकित्सा और कानून यानी चिकित्सा और कानून की तरह एक व्यवसाय या वृत्ति मानते हुए एक पाठ्यक्रम के रूप में लिया गया। और देखिए आज सारे विश्वविद्यालयों में, शिक्षण कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता विषय पढ़ाया जाता है, समाज कल्याण विषय पढ़ाया जाता है। सोशल वर्क में पीएचडी होती है, एमफिल होती है, पीजी की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये अलग अलग स्तर पे होता है। और यहाँ से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तैयार किए जाते हैं जो समाज के हर क्षेत्र में जाते हैं। तो आज लगभग 250 से अधिक शिक्षा केंद्र हैं जहां लाखों शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब इसकी जो अवधारणा देखी जाए तो वो वास्तव में क्या है? सभी इसका लक्ष्य ही है सबका समाज कल्याण करना, सबको सामाजिक रूप से योग्य बनाना। हैरल्ड वेलेंस्की कहते हैं कि जब व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली मुख्य 2 संस्थाएं हैं, व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार और बाजार की अर्थव्यवस्था करती है, लेकिन जब ये विघटित हो जाती हैं और वांछित कार्य नहीं कर पाती, तब एक तीसरी संस्था उदित होती है जो समाज कल्याण की आवश्यकता है, जो समाज कल्याण करती है। अर्थात समाज कल्याण एक अवशेषात्मक या वैकल्पिक व्यवस्था है। वहीं एक दुर्गाबाई देशमुख के शब्दों में समाज कल्याण समाज के कमजोर और अधिक असुरक्षित वर्ग के हित के लिए किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है, एक स्पेसिफिक वर्क है जिसके अंतर्गत महिला, बालक, शारीरिक, मानसिक रूप से बाधित और विशेष रूप से बाधित लोगों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं की गणना की जाती है। अतः समाज कल्याण जो है
इसका उद्देश्य ही है समाज के कमजोर वर्ग को सेवा प्रदान करना, जो अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक बाधाओं के कारण कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए मदद करना। तो समाज कल्याण वास्तव में क्या है? एक सामाजिक सेवाएं हैं। समाज कल्याण में हम करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है इसकी विशेषता? समाज कल्याण औपचारिक रूप से एक संगठित व्यवस्था है जो सामाजिक सेवाएं और सामाजिक संस्था, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं समाज के लिए की जाती हैं तो सामाजिक है, और कानून सामाजिक संस्था। तो कानून सामाजिक सेवाएं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना। इसका मूल उद्देश्य अगर हम देखा है वो है पूरे समाज का हित और सुख प्रदान करना, पूरे समाज के हित के लिए काम करना, सुख के लिए, अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसकी मेन थीम है, टैगलाइन है। सहायता का तरीका इसमें क्या है? सबको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक मदद करना बिना किसी लाभ के। इसमें सीमा है कि परिवार की मदद करना, समुदाय की मदद करना, सामुदायिक मदद करना, पारिवारिक मदद करना और व्यक्तिगत मदद करना। इसमें जवाबदेही है। समाज कल्याण में सामाजिक प्रयोजन जो है, फ्रीडलैंडर ने कहा था कि वास्तव में एक प्रयोजन होता है, सामाजिक प्रयोजन है कि हम उस समाज के प्रयोजन हित के लिए काम करेंगे, और हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी हर सामाजिक कार्यकर्ता की कि वो जवाबदेही रखेगा, लेखा जोखा उसको देना पड़ता है कि हमने ये काम किया। ये मुनाफे का उद्देश्य नहीं है। इसमें समाज कल्याण का जो है मुनाफा कमाने नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये कुछ समाज कल्याण की बात की थी मैंने कि समाज कल्याण क्या है। समाज कल्याण वास्तव में एक प्रोफेशन है, एक वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? जिसमें मुनाफा नहीं, सेवा प्राथमिकता होती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की जाती है। ये शासन द्वारा अंगीकृत एक ऐसी कार्य योजना है जिसका संबंध जीवन के सामाजिक पहलू से है। एक ऐसी कार्य योजना जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए प्रयत्नपूर्वक बनाई जाती है। इसमें योजनाबद्ध है और हम देखेंगे जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए समाज कार्य किया जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति और समूह की जीवन दशाएं उन्नत की जाती हैं। इसमें व्यक्ति, समूह और समूचे समाज के आपसी संबंधों को प्रमुखता के साथ लिया जाता है। और ये एक अच्छा का मतलब आज समाज कल्याण जो है, समाज कार्य के माध्यम से समाज कल्याण एक प्राथमिकता बन गया है। और आप देखेंगे हर समाजशास्त्र विभाग में जहाँ जहाँ चाहे कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, समाजशास्त्र विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग भी बना है जो समाज सेवा में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है।